नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है आलोक कुमार रंजन जी। देश के जाने माने कानूनी ज्ञाता हैं और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो वकीलों को तैयार करती है, जजेस तैयार करती है, उसके डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। तो आलोक कुमार रंजन जी से हम कानूनी ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। आलोक जी, आज फिर से आपके लिए कुछ सवाल है हमारे दर्शकों के। देखिए, हम लोग सक्सेशन के बारे में बातें करते रहते हैं, क्या राइट्स हैं। तो एक सवाल यह भी है, और जब हम बिहार के संदर्भ में बात करते हैं या जॉइंट फैमिली के बारे में बात करते हैं, संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर परिवार, तो यह विवाद प्रायः सामने आता है कि अभी हमारी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली, बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे पिताजी 4 भाई, दादाजी 3 भाई थे, परदादा 2 भाई थे और कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन संपत्ति जो है, अब कोई भाई किसी संपत्ति को देख रहा है, कोई भाई किसी संपत्ति की रखवाली कर रहा है। लेकिन जॉइंट फैमिली पहले से ही, क्या इसकी संपत्ति को बगैर बंटवारे के, यदि 4 भाई हैं उनमें से कोई 2 भाई मिलकर बेच सकता है या अकेले बेच दे सकता है? 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो क्या बहनें बेच दे सकती हैं? क्या कहता है जॉइंट फैमिली की संपत्ति की बिक्री कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती है? किस तरीके से सेलर को कानूनी दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और किस तरीके से जॉइंट फैमिली की संपत्ति खरीदने वाले को ध्यान रखना चाहिए? कि जहाँ तक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का बात है तो संयुक्त स्वामित्व है उसमें। जी। कि यदि 4 लोग फैमिली में हैं तो ये तो स्पष्ट नहीं किसका किस संपत्ति में अधिकार है। यदि जी। संपत्ति का भी बंटवारा कल होगा तो किसको क्या संपत्ति मिलेगी, कौन सा कोना मिलेगा, कौन सा हिस्सा मिलेगा, स्पष्ट नहीं है। जी। इसलिए साधारण सलाह यही होनी चाहिए सबको कि वो पहले संपत्ति का बंटवारा करें फिर उसका विक्रय करें। जी। यदि वो बिना बंटवारे के विक्रय करते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी और ये पता ही नहीं चलेगा कि उनका स्वामित्व इस पे वास्तव में था। संयुक्त तो स्वामित्व तो था, लेकिन उन्होंने एकाकी रूप से बेचा, तो क्या उनका एकल स्वामित्व था, क्या सिर्फ उनका स्वामित्व था? ये प्रश्न हमेशा विवादों में रहेगा। इसलिए साधारण सलाह यही है कि आप पहले संपत्ति का बंटवारा करिए। और इस संदर्भ में हमारे लॉ में एक पार्टीशन की व्यवस्था भी है जो कहता है कि आप पार्टीशन बाय मिट्स एंड बाउंड्स करिए। कहने का मतलब है कि आप संपत्ति का एग्जैक्ट डिवीजन करिए पहले और डिवीजन करके बेचिए। लेकिन मान लीजिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली के किसी सदस्य ने ऐसी संपत्ति बेच दी है, तो भाई बेच दी है तो उन्होंने हिस्सा तो बेच दिया अपना, वो कह रहे हैं मेरा 1/4 हिस्सा था, मैंने 1/4 बेच दिया, लेकिन आपका कौन सा 1/4 था यह स्पष्ट नहीं है। तो इसके लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आप उनको कहेंगे कि नहीं साहब, पहले आप अपने संपत्ति का बंटवारा करें फिर इस संपत्ति का आप विक्रय करें। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है तो आप उन पर रोक भी लगा सकते हैं। आप उनको इंजंक्ट भी कर सकते हैं, यानी उन पे आप रोक लगा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। ऐसी भी व्यवस्था है। आलोक जी, आपने कहा बंटवारे की बात की और आपने कहा कि जो बायर्स हैं, यदि ज्वाइंट फैमिली की संपत्ति है और बंटवारा नहीं हुआ है तो ऐसी संपत्ति को एकाकी रूप से किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति से या 2 व्यक्ति से, यदि 4 लोगों का परिवार है, तो लेने से बचें। बिल्कुल मुसीबत में फंस सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने बंटवारे की बात कही, बंटवारे की प्रक्रिया क्या है और इसके कैसे रजिस्टर कराया जाता है और कौन से तौर तरीके अपनाए जाते हैं जिसके कारण वो लीगल स्वरूप ले लेता है? देखिए, पार्टीशन का तरीका यही है। पार्टीशन 2 प्रकार से होता है। एक तो पार्टीशन होता है जिसमें आप अपना आशय स्पष्ट कर देते हैं कि भाई हम संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। आप अन्य परिवार वाले को और जो परिवार के मुखिया होते हैं खास करके उनको, सुप्रीम कोर्ट का इस पे निर्णय भी है, आप उनको एक जानकारी देंगे, एक नोटिस देंगे, एक सूचना देंगे, हम भाई अपने फैमिली से अलग होना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हैं। बेसिकली जॉइंट फैमिली में भी सेवरेंस एक प्रकार का पार्टीशन ही होता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नहीं किया है, उसमें ये भी व्यवस्था है कि आप कोर्ट में जाकर के पार्टीशन सूट डाल सकते हैं अपने पिता के खिलाफ। हाँ, अपने पिता के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपने दादा के खिलाफ, जो भी 4 पीढ़ियों तक जैसा मैंने कहा था उनके खिलाफ आप जाकर के इस प्रकार का सूट ला सकते हैं कि साहब हमें पार्टीशन कराना है प्रॉपर्टी का, तो पार्टीशन हो सकता है। और एक पार्टीशन मैंने भी आपको बताया आशय के अभिव्यक्ति द्वारा होता है, जिसमें आपने अपनी मनोदशा व्यक्त कर दी कि भाई मैं बंटवारा चाहता हूँ। दूसरा पार्टीशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पार्टीशन बाय मिट्स एंड बाउंड्स होता है, जिसमें आप एक्चुअल फिजिकल डिवीजन
यानी वास्तविक रूप से भौतिक विभाजन करते हैं संपत्ति का। यानी आप एग्जैक्टली बताते हैं कि ये संपत्ति ए आपकी है, संपत्ति बी इनकी है, सी इनकी है, आप एग्जैक्ट उसका बंटवारा करते हैं। जब भी प्रॉपर्टी का बंटवारा बाय मिट्स एंड बाउंड्स होगा तो उसमें सबका हिस्सा बिल्कुल स्पष्ट होगा। वहां रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। हालांकि आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के पार्टीशन में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन सलाह यही दी जाती है कि आप रजिस्ट्रेशन यदि करा लेंगे तो इससे आपका मालिकाना हक बेहतर होगा, स्वामित्व बेहतर होगा और आपको संपत्ति के नव हस्तांतरण में सहूलियत होगी। तो उसको पार्टीशन बाय मिट्स एंड बाउंड्स कहते हैं। पार्टीशन बाय सूट भी होता है। पार्टीशन बाय सूट भी होता है। लेकिन आलोक एक सवाल एक किया जाता है कि आपने कहा कि हम अपने पिता से कहें कि आप बंटवारा करें। जी। पिता यह समझता है कि संपत्ति जो अर्जित की गई है वो पिता के द्वारा अर्जित की गई है या दादा के द्वारा अर्जित की गई है, कि मेरा ये बेटा तो बड़ा नालायक, न ये सेवा करता है, न ये ख्याल रखता है, ये दूसरे तरीके की गतिविधियों में संलिप्त है, आपराधिक गतिविधियों में भी भाग ले रहा है। क्या ऐसे बेटे को भी संपत्ति देने के लिए पिता मजबूर हैं? ये देखिए, अब कानून बहुत सारे आगे हैं आज। यदि आप इसकी विवेचना में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी अपने वृद्ध माता पिता का यदि ख्याल नहीं रखते तो ये भी कानून है कि उनको संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। अब ये भी कानून आ गया है। इसलिए पुत्र पुत्रियों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें, नहीं तो उनको संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। ऐसा भी कानून का प्रावधान अब आ गया है। नए नए लॉ आ रहे हैं, उस लॉ में ये प्रावधान है। अच्छा, आपने कहा नए लॉ आ रहे हैं, तो यदि पिता को किसी पुत्र को संपत्ति से बेदखल करना है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? इसकी प्रक्रिया तो वही है कि भाई आपने एक कारण बताया कि इस कारण से हम इस पुत्र को या इस पुत्री को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देना चाहते। आपने उसके लिए लीगल नोटिस दिया, आपने उनको जानकारी दी। यदि उनको कोई इसमें समस्या होगी तो लीगली उसको कंटेस्ट करेंगे। आखिरकार फिर न्याय निर्धारण होगा, न्यायालय में इसका निर्णय होगा, ये गलत निर्णय है या सही निर्णय है। लेकिन तरीका वही कानूनी है। लेकिन जब तक न्याय का निर्धारण नहीं होगा तब तक संपत्ति बेची भी नहीं जा सकती। जब तक उस पर डिस्प्यूट बना रहेगा संपत्ति को बेचना कठिन होगा। अच्छा, मैं बराबर देखता हूँ आजकल यहाँ वहाँ चस्पा रहता है किसी भी जमीन के मामले में। यह जमीन विवादित है, इसे न खरीदें, न्यायालय में विचाराधीन है। ये क्या मामले हो जाते हैं? ये तो सब जुडिस मामला हुआ कि न्यायालय में विचाराधीन है। भाई कोई सब जुडिस मामला है, उसको एक हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस भी कहते हैं। इसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक चर्चा भी आती है और उसमें लॉ यही है कि यदि आपने मान लीजिए विवादित भूमि को खरीद लिया तो फिर यदि कोर्ट का कल जो भी निर्णय आएगा वो निर्णय खरीदार पर भी बाध्यकारी होगा। तो यदि मान लीजिए जो विक्रेता है उसके खिलाफ निर्णय आ गया और न्यायालय ने ये कह दिया कि इनका मालिकाना हक नहीं था या इनको संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था, तो फिर जो ट्रांसफरी है, जो खरीदार है, उसको संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसके लिए बहुत भारी निर्णय होगा। इसीलिए ये सलाह जो भी दी जाती है, जो भी इस तरह के नोटिस लिखे रहते हैं, उसको बिल्कुल संज्ञान में लिया जाना चाहिए और उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। तो आपने समझा देखिए संपत्ति के बारे में कि संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली में बगैर बंटवारे के यदि संपत्ति बेची जा रही है या कोई बेच रहा है या कोई खरीद रहा है तो किस तरीके से आपको सावधान रहना है, अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, दोनों को विस्तार से आलोक कुमार रंजन जी ने समझाया है। आपको जरूर ज्ञान मिला होगा। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।